दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वह सब कुछ जो हमारे चारों स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं, और अजैविक घटक में स्थल, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप आता है। नोट करने वाली बात है कि पृथ्वी पर जैविक और अजैविक घटक शामिल किए गए हैं। स्थल मंडल, पृथ्वी या भूमि की ऊपरी सतह जो खनिजों से मिलकर बनी है, स्थल मंडल कहलाता है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों के मिश्रण या गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। नाइट्रोजन 78.08% या इससे थोड़ी ज़्यादा 21%। आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। नियॉन, हीलियम ये सब हैं आते हैं, हाइड्रोजन है, जलपात, धूल आदि आते हैं। जलमंडल के अंदर देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल खारा तथा मीठा जलमंडल कहलाता है। खारा जल समुद्र में होता है और मीठा जल नदी, तालाब एवं झील जलमंडल और 29% स्थल मंडल। पर्यावरण संरक्षण के प्रयास देखते हैं कि हम जो लोगों ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए हैं उनमें से कौन कौन से प्रयास हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रयास, देखो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया था कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। तो इसका पहला था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जो 1972 और स्वीडन में हुआ था। तो 5 से 16 जून तक स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन प्रतिवर्ष 5 जून को, ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन से, जो 5 से 16 जून तक मनाया गया था 19 में, ठीक है। और वहीं से 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया था कि हाँ ये विश्व पर्यावरण दिवस अब 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। अब आता है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन, जिसको बोलते हैं ना रियो 20 या 20+ सम्मेलन। तो वो था 1992। उसके बाद तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस प्रभाव को की शुरुआत हुई थी 1997 से, ठीक है, 1997 से क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए शुरुआत हुई थी। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। देखो मॉन्ट्रियल और क्योटो, पहले मतलब क्योटो है 1997, मॉन्ट्रियल है 1987। इसमें ओजोन परत जो क्षय संबंधित था कि ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसको कम किया जाए, यानी ओजोन परत को सुरक्षित रखा जाए। तो अब देखो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो गया। अब देखो राष्ट्रीय स्तर, देखो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1985 में स्थापित हुआ है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1985 में। पर्यावरण अधिनियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को आया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 को, ठीक है, 33% भाग पर वन हो। इसमें राष्ट्रीय वन नीति में बताया गया है कि 33% भाग पर विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को आया है, और राष्ट्रीय जल नीति 2002 को आई। देखो राष्ट्रीय जल नीति और राष्ट्रीय विविधता यानी कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 दोनों ही 2002 में ही आए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में आया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो एक बार, पर्यावरण वन मंत्रालय 1985, पर्यावरण वन मंत्रालय 1985 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988 और वन नीति में 33% पर भाग पर वन, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय जल नीति 2002, और एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया 1986 में। उसके 2 साल बाद राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, ठीक है। उसके दो साल बाद राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई जिसमें बताया गया कि 33% भागों पर वन होंगे, ओके। उसके बाद जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, देखो संरक्षण अधिनियम ये भी है और संरक्षण अधिनियम ये भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई और इसमें जैव विविधता के संरक्षण की बात की गई, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण की बात जब आएगी तो 2002 लगाएंगे, और सिर्फ पर्यावरण के संरक्षण की बात आएगी तो 19 में, ठीक है। और जैव विविधता संरक्षण में तभी होगा ना जब जल को सुरक्षित रख पाओगे, तो 2002 में, ठीक है, दोनों ही 2002 में। अब आते हैं नीचे, भारतीय हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। पर्यावरण संबंधी प्रमुख दिवस 2 फरवरी विश्व नम भूमि
दिवस या आर्द्रता दिवस। 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस या विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। देखो पानी कहाँ मिलेगा? पानी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। तो पहले जल आए और पहले जल 22 मार्च, उसके बाद पृथ्वी 22 अप्रैल और जीव जंतु यानी कि जीवों के लिए जरूरी है तो 22 मई। ठीक है, तो इससे याद हो गया 22 मार्च अप्रैल मई जल पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। ओके, इतना याद हो जाएगा ना। वो उम्मीद है एक दो बार कहोगे ना तो याद हो जाएगा कि पृथ्वी मतलब जल। ठीक है, उसके बाद है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 1974 को सर्वप्रथम मनाया गया था 5 जून। ठीक है, अब 16 सितंबर ओजोन दिवस 1994 मनाया गया था ओजोन दिवस। अब विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस से प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 5 जून 1974 को मनाया गया तथा इसका विषय केवल एक दुनिया यानी ओनली वन वर्ल्ड रखा गया और जिसकी मेजबानी यूएसए ने की थी। ठीक है, उसके बाद आता है पर्यावरण। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 जून 1972 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में निश्चय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ कि 5 से 16 जून तक स्टॉकहोम सम्मेलन चला और उसमें डिसाइड किया गया कहाँ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। यानी कि पर्यावरण दिवस में भारत नई दिल्ली में की गई थी जिसका विषय बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन को हराना था। और 2019 में चीन ने की और इसका विषय था एयर पोल्यूशन यानी कि। ठीक है, अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सम्मिलित हैं तथा यह विश्व में सबसे बड़ा संघ है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ज्वाइन किया था। यानी कि स्थापना होने के 16 दिन बाद भारत ने यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। सही है। अब भारत ने कब ज्वाइन किया? भारत ने ज्वाइन किया 16 दिन बाद, 4 10 3। ठीक है, 30 अक्टूबर के बाद सितंबर आता है, सितंबर, यानी कि 30 सितंबर 1945 को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ओके, यूएनओ की स्थापना हो गई। पर्यावरण अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं। यह 1986 कानून पूरे भारत में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया था। पर्यावरण अधिनियम यह 1986 कानून 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करने व परितंत्र को मुक्त करने का प्रयत्न करना था। पर्यावरण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय 24+2 धाराएं हैं। इस अधिनियम का विस्तृत नाम पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार करना है। इससे जुड़े विषय वस्तु के लिए प्रावधान करने वाला नियम 1986 था। ठीक है, पर्यावरण अधिनियम कभी कभी पूछा जाता है पर्यावरण अधिनियम क्या है। 86 को आया था। कब आया था? 19 नवंबर 1986। ठीक है, क्यों आया था? क्योंकि जो वायुमंडल में जो घातक रसायन है ना उन पर नियंत्रण पाया जाए। यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नीरी कहाँ पर है? तो नीरी महाराष्ट्र 58 में है। ठीक है, यानी कि नीरी की स्थापना 1958 में हुई। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नीरी किसके अंतर्गत कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। देखो ना, इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, कब स्थापना हुई? 1958 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। पूरा नाम नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिन्यूएबल एक्ट 2010।
यानी कि एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 2010 में हुई। ठीक है। इसके द्वारा वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन किया जाता है, यानी कि वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामले होते हैं वो एनजीटी के अंतर्गत आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 2010। ओके, अगर बाई चांस सितंबर अक्टूबर नवंबर के अलावा कोई तीसरा दिन चौथा दिन आ गया ना, तो आप एक बार कॉमन सेंस लगा लेना कि उनमें से, ठीक है, मतलब कि 19 सुधार। ठीक है। और नीरी की स्थापना पहले तो नीरी का फुल नाम नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर है? नागपुर के महाराष्ट्र में। अब आते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का विशाल आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल का संगठन देखो, नाइट्रोजन है 78.01%, आँख की जरूरत है नहीं। ठीक है, बस हाइड्रोजन देख लो, काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। जो अब ये हाइड्रोजन के बारे में देखा जाए तो ये नया ईंधन है। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ये जो आधुनिक ईंधन बताया जा रहा है कि इसमें है। ठीक है, इसको बोला जाता है आधुनिक ईंधन। ओके। इसके अलावा वायुमंडल में धूल, कण व कुछ अन्य अशुद्धियाँ भी होती हैं। हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अगर शुद्ध हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% O2 है, और ये दोनों मिलकर 99% भाग निर्मित करती हैं। क्वेश्चन आया है कि 99% यानी 99% कौन दो गैसों का मिश्रण है वायु? तो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 1% भाग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाता है। जलवाष्प व धूल के कणों का 98% भाग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाता है। 99% गैसें 32 किलोमीटर की ऊंचाई, 90% भाग 10 किलोमीटर की रेंज में, और 99 यानी कि जो 9% भाग है वो, और यानी कि 10 यानी कि वो है किलोमीटर की रेंज में है। ठीक है, तब टोटल जाकर 32 किलोमीटर हो जाएगा। अब आते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल का विस्तार 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। वायुमंडल का विस्तार 10 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है। वायुमंडल 5 परतों से बना है। क्षोभमंडल पहली परत, अगर नीचे से उठेंगे तो, ठीक है, यानी पृथ्वी से, समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ बाहर की बात की गई है। ठीक है, ट्रोपो याद रखना, हिंदी इंग्लिश नेम है ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि अगर मंडल, आयनोस्फेयर ये तो पता ही है कि आयन मंडल। ठीक है। अब देखते हैं ऊपर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ऊपर अब चलेंगे तो 18 किलोमीटर की रेंज में, 18 किलोमीटर की रेंज में क्षोभमंडल है। उसके बाद आता है समताप मंडल। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल के अंतर्गत है, और इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ओजोन परत से, ओके, ओजोन परत की देखो, ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता है समताप मंडल में, और यहाँ पर वायुयान चलते हैं समताप मंडल में। उसके आते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में सबसे ज़्यादा ठंड मध्य मंडल में रहती है। क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा ठंड किस, मतलब सबसे ज़्यादा सर्दी किस, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा मंडल में हल्की गैस जो है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं, और यहीं पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जो चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखें वेरी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे। देखो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो यूवी रे है वो कौन सी है? वो है यूवी रे, मतलब अल्ट्रा वायलेट सी। ठीक है, दोनों के निकटतम इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। इस परत में धूल के कण जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, बादल गर्जना इसमें आता है। इसमें 150 मीटर की ऊंचाई तक जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। यानी कि 150 डिग्री ऊपर जाएंगे ना तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाएगा। और एक किलोमीटर अगर जाएंगे करने वाला भाग है क्षोभ सीमा। ठीक है, यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है क्षोभ सीमा। अब समताप मंडल के बारे में देखते हैं। में 20 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समताप मंडल स्थिर रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। 20 किलोमीटर से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में वृद्धि होती है। ऐसा O3 गैस की उपस्थिति के कारण होती है, यानी कि ओजोन परत की गैस की उपस्थिति के कारण होती है। ये O3 गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती है। इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यानी कि यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं होता, यानी कि जैसा मौसम जो है वैसा है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। यह वायुमंडल
यह मंडल मौसम घटनाओं से मुक्त है। इसके निचले भाग में O3 गैस का मंडल पाया जाता है और O3 की अधिकता होने की वजह से इसे O3 मंडल कहते हैं। O3 गैस यानी कि ओजोन जो गैस है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है, इन्हें धरातल पर नहीं पहुंचने देती है और भूतल को अधिक गर्म होने से बचाती है। ठीक है, अब आते हैं मध्यमंडल। इसका विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। इसमें तापमान ऊंचाई के साथ घटता है तथा मध्यमंडल की ऊपरी सीमा का तापमान मतलब -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसका न्यूनतम तापमान म्यूजो पास कहते हैं, यानी कि जो न्यूनतम तापमान की जो सीमा है उसको म्यूजो पास कहते हैं। अब आयन मंडल के बारे में देखते हैं, जिसका विस्तार धरातल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच में होता है। आयन मंडल का निचला भाग तापमंडल होता है, जिसमें विद्युत अवशोषित कण होते हैं जिन्हें आयन दे कहते हैं। यह कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। ठीक है, समझे, यहाँ से गई और यहाँ वापस आ गई। वायुमंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल एक्सोस्फीयर, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसे वायुमंडल की सीमांत वाला क्षेत्र कहते हैं। इसमें वायु अत्यधिक विरल होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रबलता होती है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस हैं, ये सबसे ज़्यादा वायुमंडल है। तापमान, वायुमंडल की विभिन्न 5 परतों को बांटने का आधार क्या है? तापमान। क्षोभमंडल की ऊंचाई कहाँ अधिक है? विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि कहाँ न्यूनतम, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। कितनी ऊंचाई पर? O3 O2 मतलब ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कौन सी गैस किरण रेडिएशन के लिए पारदर्शी होती है? वो है CO2। ठीक है, वायुमंडल की किस परत द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं? आयनमंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभमंडल पर, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। वह वायुमंडलीय परतें जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्षोभमंडल, बादलों का गर्जना क्षोभमंडल में होता है। वायुमंडल में बादलों का तैरना किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। ओजोन परत के बारे में पढ़ते हैं। एक O2 के अणु में जब नवजात ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है तो ओजोन गैस बनती है, मतलब O2 + O = O3, यानी ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु जब जुड़ जाए तो ओजोन गैस बन जाती है। एक रंगहीन एवं तीव्र गंधयुक्त गैस है। पृथ्वी की सतह पर इसकी मात्रा लगभग 0 है। 1984 में डॉक्टर फरमान ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का पता लगाया। पृथ्वी के वायुमंडल में O3 पाई जाती है। इसका 90% भाग समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर तक फैला है। 10% भाग क्षोभमंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में होता है। देखो 8 किलोमीटर CO2 SO2 CFC एटसेट्रा। ठीक है, और टोटल है 18 किलोमीटर। उसके बाद ऊपर है समताप मंडल और ये है ओजोन परत। यहाँ से मतलब आती हैं रेज और ये जो ओजोन परत है ये अवशोषित कर लेती है। ठीक है, 93.99% भाग अवशोषित कर लेती है और बहुत कम भाग नीचे पहुँच पाता है। देख समस्याएं देख, O3 वार्मिंग की समस्या बढ़ जा रही है। कार्य की CFC से उत्सर्जित कार्बन ओजोन के साथ अभिक्रिया कर O3 परत को पतला कर देता है। अब समस्या क्षेत्र क्षितिज ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर है, जिसका पता सर्वप्रथम ब्रिटेन की टीम ने लगाया 2006 में। ओजोन क्षेत्र को रोकने का प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ठीक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ओजोन परत के संबंध में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1994 में मनाया गया। देखो 1984 में डॉक्टर फरमान ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का पता लगाया। 1984 में डॉक्टर फरमान ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का पता लगाया और 1987 में एक प्रोटोकॉल बन गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, 3 साल बाद। ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बन गया और ओजोन परत के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण था। प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाने लगा और सर्वप्रथम 1994 में मनाया गया। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन यूनिट से मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। यानी कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो बसंत ऋतु कब से स्टार्ट हुआ? 1994 को, 94 से स्टार्ट हुआ। और जो स्टार्ट होना शुरू कहाँ से हुआ?
तो 1987 से, क्योंकि वहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, तो वहाँ पे उन्होंने इस सम्मेलन बनाया और बताया कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। लेकिन जो बनाया गया वो 1994 को मनाया गया। अब आते हैं ओजोन परत के क्षय के प्रभाव। ओजोन परत के क्षय यानी कि ओजोन परत में जो समस्या है वो क्यों आ रही है। ओजोन परत की अनुपस्थिति में पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी। पराबैंगनी किरणें अत्यधिक ऊर्जा युक्त होती हैं तथा सभी जीव जंतुओं के लिए घातक हैं। इससे त्वचा कैंसर, जली हुई त्वचा जैसी अनुभूति होती है। इससे फेफड़ों के कैंसर, स्तन कैंसर, अंततः समय के पूर्व बुढ़ापा रोग हो जाएगा। अभी जो मेकअप वेकअप लड़कियां वड़कियां लगाती हैं ना, बाद में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। जब आ जाएगी सबको त्वचा कैंसर हो जाएगा, लगभग सबको। और जो त्वचा है ना, जब ओजोन सोख लेता है पराबैंगनी किरणों को, और सिर्फ लगभग 1% ही पहुंच पाती है हमारी एनर्जी। अगर बाई चांस सोच लो, अगर पूरा का पूरा आ जाए ग्लोबल वार्मिंग, यह सबसे गंभीर संकट है। यह सबसे गंभीर संकट है। पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि और मौसम परिवर्तन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वर्तमान वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जब जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसतन तापमान में वृद्धि से है। पृथ्वी का औसतन तापमान 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1824 में जोसेफ फोरिया ने प्रथम बार ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी। यानी कि जोसेफ फोरिया हैं, उन्होंने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी 1824 में हो जाता है। यानी कि एक, अब देखो ग्रीन हाउस एक ऐसा बॉक्स बहुत बड़ा बना है कांच का, ठीक है। इसके अंदर अब कहें तो खेती की, ठीक है, किसी चीज़ की खेती की। ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम आ पाती हैं। लेकिन हाँ, तो इन लोगों ने एक कांच से एक ढक दिया, ठीक है, एक लैब तैयार कर ली, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो जो चीज़ फसलों को जो उगाना है, जो पेड़ पौधे उगाने, जो, ठीक है, पृथ्वी जब जो सूर्य की जो किरणें आएंगी वो वापस नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो वो इसमें ही बनी रहेंगी, जिससे इनका टेम्परेचर सही रहेगा। ओके, तो यही है। अब आते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी प्रकार जब पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ये भी एक कंबल की तरह कार्य करती है और सूर्य की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। सूर्य की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरह है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पर्यावरणीय किरणों का अवशोषित किया जाता है, जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, और N2O है, और CH4 और जलवाष्प यानी मैथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। समस्या ग्रीन हाउस गैसें, वनों की कटाई और नगरीकरण। कार्बन के उत्पादन में प्रमुख देश। कार्बन के उत्पादन में सबसे पहले चीन आता है, उसके बाद USA और उसके बाद यूरोपीय संघ। भारत 7% मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। देशों में सबसे अधिक चीन उत्पन्न करता है, और प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन उत्पन्न करता है, तो वो है USA, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का पृथ्वी पर प्रभाव। पृथ्वी के औसतन तापमान में वृद्धि हो जाएगी, जलवायु में परिवर्तन होगा, ग्लेशियर का पिघलना, सूर्य तल में वृद्धि और कृषि उत्पादकता में कमी। ग्लोबल वार्मिंग के मानव पर प्रभाव। बाढ़ का आना, भुखमरी की समस्या और बीमारियाँ। जब ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव हो जाएगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बाढ़ आ जाएगी, भुखमरी की समस्या हो जाएगी और बीमारियाँ हो जाएंगी बहुत सारी। बाढ़ क्यों आएगी भाई? जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो पानी सारा का सारा समझ लगाओ। 1972 जो स्टॉकहोम सम्मेलन है उस पर ध्यान दो। 1992 देखो, पेड़ पौधे कार्यक्रम जारी है। स्टॉकहोम सम्मेलन इसीलिए किया गया था। 1972 में पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। अर्थ आवर सूट डे। अर्थ आवर सूट डे वह दिन जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है, वो अर्थ आवर सूट डे कहलाता है। अब देखो, पहले ये दिसंबर माह में मनाया जाता था, 2018 में ये 1 अगस्त को मनाया जाने लगा, अर्थ आवर सूट डे। अब MIC, मिसाइल आइसोसाइनाइड, CH3NCO। देखो, ये एक विषैली गैस है। भोपाल जो मध्य प्रदेश में है,
अब भोपाल में ही झीलों का शहर भी कहा जाता है, और इनमें दो झीलें हैं जो सबसे अच्छी हैं, अपर लेक और लोअर लेक। ठीक है, अब ये तो भोपाल की बात हो गई थी। अब भोपाल के बारे में जो हुआ घटना घटी, उस दिसंबर 1984 को कीटनाशक बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड में MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से लगभग 32,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है जो जल में आंशिक रूप से घुलनशील होता है। कीटनाशक एवं रबर आदि बनाने में MIC का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक एवं रबर बनाने में। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। अब देखो पारिस्थितिकी के बारे में बात करते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखो जीव, वनस्पति, जलवायु, जल और मृदा। देखो फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर, फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर हैं 1865 में। फादर ऑफ इकोलॉजी एक बार फिर से देख लो। पारिस्थितिकी की बात की जाए तो रेटर है, और पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो टांसले हैं। नहीं, इकोलॉजी हाँ देखते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। जनरल मॉर्फोलॉजी दर ऑर्गेनिज्म बुक अर्नेस्ट हैकल। वर्तमान में इसका आकार और भी व्यापक हो सकता है। अब इसमें जंतु, वनस्पति, जलवायु, मानव समाज आदि भी शामिल हो गया है। देखो पहले तो सिर्फ पेड़ पौधों से बात किया जाता था, लेकिन अब इसमें इसके अंतर्गत जंतु, जीव जंतु, वनस्पति, जलवायु के अतिरिक्त मानव समाज भी शामिल हो गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी में नीचे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। देखो जो पारिस्थितिकी इकोलॉजी 1969 में बोला उस वो वर्ड का। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ इकोलॉजी के जो कहे जाते हैं इकोलॉजी हैं, पारिस्थितिकी पिता है रेटर। ठीक है, की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाना है। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने 1935 में किया था। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं। इसका एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र का एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए। इसमें कार्यशील इकाई क्षेत्र होना चाहिए। एक खुला तंत्र होना चाहिए, ओपन सिस्टम है। इनकी अपनी उत्पादकता होनी चाहिए। इसमें 3 संघटक, ऊर्जा, जैविक और अजैविक, यानी एनर्जी, नॉन बायोटिक और नॉन बायोटिक। जब दो इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उस ओवरनेस्ट क्षेत्र को इकोटोन के नाम से जाना जाता है। यह है इकोटोन। जब दो क्षेत्र यानी कि दो पारिस्थितिकी क्षेत्र एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो उस ओवरलैप जो जगह है उसको इकोटोन बोलते हैं। इकोसिस्टम के प्रकार। प्राकृतिक इकोसिस्टम, मानव निर्मित इकोसिस्टम। प्राकृतिक इकोसिस्टम वन, समुद्र हैं, और मानव निर्मित खेत और प्रयोगशाला हैं। इकोसिस्टम के जैविक घटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और अपघटनकर्ता। उत्पादक सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट को संपूर्ण जीव जगत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रहण करते हैं। सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट्स को संपूर्ण जीव जगत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रहण करते हैं। हरे पेड़ पौधे को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक उत्पादक कौन है, तो हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता है वे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादकों और अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। ये शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सभी उपभोक्ताओं में एक परपोषी गुण होता है। उपभोक्ता पौधों और जीवों को खाकर उनसे भी सरल रूप में बदल देते हैं। इनको द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। उपभोक्ता वे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादकों पर तथा अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। अब जैसे कि उदाहरण ले लो कि अब गाय है, गाय पौधे पर निर्भर रहती है। ठीक है, तो वो उपभोक्ता हो गई, उत्पाद। ठीक है, अब उपभोक्ता में 3 टाइप आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता अगर गाय है तो द्वितीय उपभोक्ता मानव आ जाएगा, और तृतीय उपभोक्ता शेर आ जाएगा।
क्योंकि शेर दोनों को खा लेता है। अब आते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ये प्राथमिक उत्पादक या हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो अपना भोजन शाकाहारी या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से खाकर प्राप्त करते हैं। इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। देखो, टिड्डे का मछली द्वारा भक्षण, टिड्डे का मछली द्वारा भक्षण, और टिड्डे का मेढक द्वारा, चूहे का बिल्ली के द्वारा, और हिरण का शेर के द्वारा। अब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, इसमें वो उपभोक्ता आते हैं जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेढक का सांप द्वारा भक्षण। ठीक है, मेढक भी और सांप भी दोनों ही हैं। ठीक है, लेकिन सांप मेढक को खा लेता है, अब मेढक थोड़ी ना सांप को खा लेगा। उच्च मांसाहारी, इसमें वे जीव आते हैं जो सभी श्रेणियों के जीवों को खाते हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं खा सकता, जैसे शेर, चीता। वे जीव जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहते हैं, जैसे मनुष्य। ठीक है, अब आते हैं अपघटनकर्ता। उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद उनके करते हैं, उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन करते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि में विभक्त कर देते हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, किसी पर्सन मतलब बॉडी है, अपघटनकर्ता सड़ाते ही हैं। कवक और जीवाणु इसके उदाहरण हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक घटक है। अगर ये नहीं होते तो तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा। पृथ्वी की सफाई करता भी कहते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ सड़ करके एकदम खत्म हो जा रही है तो इसको ये कवक और जीवाणु ही है। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सफाई कर्मी ये प्रकृति को बोलते हैं। फूड चेन इन इकोसिस्टम, यानी कि जो इकोसिस्टम है पारिस्थितिक तंत्र की जो का उपभोक्ता तक पहुंचाने के क्रमबद्ध प्रभाव को खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला कहते हैं। भोजन तथा ऊर्जा का एक वर्ग में के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाती है, जैसे उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी। परतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशा, दो दिशा, या ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में चलता है। अब जैसे देखो, सूर्य है, सूर्य से पेड़ पौधे, उत्पादक प्राथमिक स्वपोषी। ठीक है, जो प्रथम उत्पादक होते हैं प्राथमिक वे स्वपोषी होते हैं। अब इनसे देखो, अब पेड़ पौधों को हिरण ने खाया। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम उपभोक्ता। भी होते हैं शाकाहारी। उसके आता है शेर, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके वो होता है मांसाहारी उपभोक्ता होगा। द्वितीय उपभोक्ता शेर। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता। उसके आता है मानव, सर्वाहारी। जो जंतुओं तथा पौधों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मानव, भालू, कौवा। देखो, तालाब के परतंत्र में खाद्य श्रृंखला। देखो, शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली, बगुला, बतख। देखो, शैवाल छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को बगुला, बतख या सारस खा लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्रम से चल रहा है। अब देखो, हरे पेड़ पौधे हैं, कीट मकोड़े खाते हैं, कीट मकोड़ों मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप बगुला सांप को खा लेता है। अब देखो, खाद्य परितंत्र में खाद्य श्रृंखला, घास परितंत्र में, तालाब में तो सीरियल टेस्ट चला, अब घास में देखते हैं। देखो, घास टिड्डा खाता है, टिड्डा है कीट मकोड़ा, और कीट मकोड़े चिड़िया या मेढक खा लेती हैं, और मेढक या चिड़िया को सांप या पक्षी खा लेते हैं। वन परितंत्र में खाद्य श्रृंखला, चूहे या गिलहरी को बिल्ली ने खाया, बिल्ली को जंगली कुत्ते ने खाया, या खरगोश को भेड़िए ने खाया, भेड़िए को शेर ने खाया। अब देखो, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला के उस बिंदु को जहाँ पर भोजन और ऊर्जा का एक वर्ग, खाद्य श्रृंखला के उस बिंदु को जहाँ पर भोजन और ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है, उसे पोषण स्तर कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के 4 पोषण स्तर हैं: हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी। तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं, और शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता हैं या द्वितीय उत्पादक। लेकिन तुम ये सब रहने दो, तुम बस इतना याद रखो कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता शीर्ष जो सिर्फ मांस खाते हैं। अब परितंत्र में खाद्य जाल, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरे खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है।
अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। अब जैसे कि ये पेड़ है, इसको बकरी खाती है, बकरी को शेर, शेर को, ठीक है। और अब देखो खरगोश पेड़ को खाता है और जंगली बिल्ली खरगोश को, चूहा पेड़ को खाता है और सांप भी खा लेता है, और टिड्डा पेड़ को खाता है, टिड्डे को मेढक भी खा लेता है, और जंगली बिल्ली को शेर भी खा लेती है और सांप को गिद्ध भी खा लेता है। तो बस एक दूसरे से रिलेटिव है ना, तो ये खाद्य जाल है। अब देखो सर्वाहारी, ये सब आप देख चुके हैं, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड देखते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या जीव भार एवं ऊर्जा का एक आवाजी संबंध है जाता है, तो इन्हें पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ईपी का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्ट्रेन ने 1927 में दिया। इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड, जीव पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड एक उत्पादक एवं विभिन्न उपभोक्ताओं की संख्या दर्शाता है। एक उत्पादक एवं विभिन्न उपभोक्ताओं की संख्या दर्शाता है। यह उल्टा होता है तालाब एवं घास स्थल पर संख्या पिरामिड सीधा होता है, जबकि पेड़ की पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड उल्टा होता है। देखो अब पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, एक संख्या पिरामिड, जीव भार, ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। ये उल्टा और सीधा दोनों टाइप के हो सकते हैं। देखो अगर पेड़ पौधे की बात की गई तो वो उल्टा होगा, लेकिन अगर घास, ठीक है, घास और तालाब की बात की गई तो पिरामिड सीधा होगा। देखो घास ये है और तालाब, तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा। लेकिन जब पेड़ पौधा है ना, तो इसका घास उल्टा बनेगा, ठीक है। ये इस तरफ होगा और ये इस तरफ, ओके। अब देखते हैं पेड़ के परितंत्र पर संख्या पिरामिड उल्टा बनता है, तालाब के परितंत्र पर सीधा बनता है। तालाब के परितंत्र में जीव भार पिरामिड देखते हैं। अब जीव भार पिरामिड उल्टा व सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है। वन परितंत्र में जीव भार पिरामिड सीधा बनता है, वन परितंत्र में जीव भार पिरामिड सीधा बनता है, तथा समुद्र में जीव भार पिरामिड उल्टा बनता है। अब देखो कैसे, छोटी मछली, बड़ी मछली, ठीक है। छोटी मछली बड़ी मछली नहीं खाएगी, लेकिन बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेगी, क्योंकि उसमें वेट ज़्यादा है, और वेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो बड़ी होगी, ठीक है। तो उल्टा हो गया, यानी कि जीव भार पिरामिड उल्टा हुआ। ऊर्जा पिरामिड देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। अगर पेड़ पौधे हिरण को खा सकते हैं, लेकिन पौधे हिरण, मतलब हिरण पौधे को खा सकता है, लेकिन पौधे हिरण को नहीं खा सकते हैं। और इसका लैंड कि निपुण 10% वाला, कि हमेशा 10% की ऊर्जा स्थानित होगी। 100% में 10%, 10% में से 100%, मतलब 10% का 10%। लिंडेमान नियम कहा जाता है ऊर्जा का। अब देखो क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़े को खाता है, और कीड़े हरे, सांप द्वितीय उपभोक्ता और मोर तृतीय उपभोक्ता, तो इसका क्या पूछा गया था कि प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक घटक, इनमें से कोई नहीं। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर एक ऊपर आएगा, ठीक है। अब आते हैं किसी परितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। ये काफ़ी बार आ गया है, याद करें ना, जैव भू रसायन चक्र काफ़ी बार इसका नाम मिलेगा आपको ऑप्शन में भी। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व होते कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में तथा जीवों से वातावरण में स्थानित होते रहते हैं। जीव मंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहते हैं। फूड चैन, फूड जाल, फूड वेव। टेम्परेचर, ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि वह वस्तु किसी अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय साम्य है या नहीं। तापमापी, वह तंत्र जिससे Hg प्रयोग में लाया जाता है। ताप मापने के लिए का पैमाना सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसको एक परम शून्य ताप कहते हैं, यानी परम ताप केल्विन को ही कहा जाता है। अब आते हैं इसको देखो, सेल्सियस को C से, फ़ारेनहाइट को F से और K को
केल्विन से नापा जाता है। इसका एक सूत्र है तीनों, C/100 इक्वल टू F माइनस यानी कि सेल्सियस अपॉन 100 बराबर है और कैल्शियम माइनस 273/100 के, यानी कि ये इस टाइम जब फॉर्मूला ऐसा होगा ना तो टेम्परेचर सबका समान होगा। C/5 मतलब F माइनस 32/9 इक्वल K माइनस 273/5। ठीक है, याद रख लेना, काफ़ी बार आएगा। ये ऐसा हो सकता है कि C बराबर एफ माइनस 32 इंटू पारे के तापमापी का एक विशेष रूप है जो डॉक्टरों द्वारा शरीर का ताप मापने के लिए काम पर लाया जाता है। इसका आकार छोटा होता है। इसमें केवल 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के चिन्ह बने होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर मनुष्य का जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न है कि 113 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप को सेल्सियस पैमाने पर क्या मान होगा। 113 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप का सेल्सियस पैमाने पर क्या मान होगा। तो C माइनस, अब देखो इसको, C बराबर F माइनस 32 इंटू 5/9। F कितना है 113, तो 113 माइनस 32 81 और 5/9, 9 ने 81, 9 अपना 45 यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है। यह सेल्सियस तथा मतलब केल्विन पैमाने में कितना पड़ा जाएगा। देखो सेल्सियस, देखो एक बार फार्मूला लगाएंगे, सेल्सियस बराबर 98.6 माइनस 83 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और केल्विन में C माइनस K माइनस 273, तो के C का मान पता है, K का नहीं पता है, तो इसका आएगा 310 केल्विन। किसी पैमाने पर सेल्सियस पैमाने बराबर होते हैं, तो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बराबर होते हैं। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का आधा होता है, तो 320 फ़ारेनहाइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं प्रदूषण। पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे वायु, जल, मृदा आदि अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। स्वरूप के आधार पर प्रदूषक ये दो प्रकार, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक। वे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, NH3, नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा। द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषणों की वातावरणीय कहलाते हैं, जैसे ओजोन, SO3, H2SO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, PAN, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रदूषण, ताप प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव प्रदूषण। अब देखें वायु प्रदूषण। पहले ये 3R के बारे में देख लें। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के 1992 में एक नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की गई थी। रिड्यूस, रिसाइकल, एक्सेट्रा वाला था ये। वायु प्रदूषण: प्रकृति के द्वारा वायु प्रदूषण, ज्वालामुखी आग लगना, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली मीथेन गैस। प्रकृति के द्वारा प्रदूषण: मानव जनित वायु प्रदूषण, कारखानों द्वारा, रसोई घरों द्वारा, स्वचालित वाहनों से और वनों की कटाई द्वारा। प्रमुख उत्पादक: कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सर्वाधिक लगभग 50% वायु प्रदूषण फैलाती है। जीवाश्म दहन से, स्वचालित वाहनों, सिगरेट आदि के धुएं से। प्रभाव: हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से 300 गुना अधिक होती है। सांस लेने में समस्या होती है और मृत्यु हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड स्रोत: जीवाश्म ईंधन दहन से। प्रभाव: ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड से जीवाश्म ईंधन के जो वाहनों से सबसे ज़्यादा CO2 निकलता है और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मीथेन नुकसान देती है। अब देखो ये वाला था ना 3R, रीयूज और पुनः उपयोग, मतलब रिड्यूज, रिसाइकिल और रीयूज। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड उद्योग परिवहन द्वारा प्रभाव जल के साथ मिलकर H2SO4 बनाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC फ्रिज, एरोसेल
ओजोन परत के क्षय शरीर के संपर्क में आने पर स्किन को सुखा देती है। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ईंधन दहन परिवहन से मसूड़ों में सूजन और O3 परत के सांद्रण में कमी। लेड PVC सब मोबाइल औद्योगिक गतिविधियों से प्रभाव है तंत्रिका तंत्र पाचन तंत्र संबंधी। ठीक है, अब देखो एरोशल 14 1 म्यू से 10 म्यू के सूक्ष्म कण होते हैं जिनका उत्सर्जन कारखानों तथा ताप विद्युत घर आदि से होता है। जब कोहरा कारखानों से निकलने वाली गंधक के संपर्क में आता है तो उसे धूम कोहरा कहते हैं। फ्लाई ऐश, देखो फ्लाई ऐश काफ़ी बार पूछा गया है, देख लेना। कोयला पत्थर आदि से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर होता है जिसमें पीवी आर्सेनिक कोबाल्ट जैसी जहरीले तत्व होते हैं, जिसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं HgCO और PV। Hg से पेट संबंधी समस्याएं होती हैं, CO का रक्त संबंधी संचरण संबंधी समस्याएं होती हैं और PV मस्तिष्क संबंधी समस्याएं होती हैं। लाइकेन, ये शैवाल तथा कवक से मिलकर बना होता है। लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। यह सूचना देता है कि उस क्षेत्र में कितना वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के उपाय: वृक्ष लगाकर, कारखानों को शहर से दूर लगाकर, ईंटों के भट्टों की आबादी को दूर लगाना, स्वचालित वाहनों से उत्पन्न धुएं के निर्वात पर फिल्टर एटसेट्रा लगाना चाहिए। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिनका pH मान 5.6 या 5 से 6 के बीच होता है अम्लीय वर्षा कहलाती है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक क्षेत्र में प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाएं गैसें वायुमंडल में पहुंचकर मतलब ऑक्सीजन व बादल के जल के साथ अवक्रिया कर क्रमशः H2SO4 और HNO3 बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः SO2, N2O और N2O मतलब NO2 और N2O तदाई है। कनाडा तथा नॉर्वे में अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त देश है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मानचेस्टर में स्थित है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मानचेस्टर में स्थित है। जल प्रदूषण, अब बिंदु धोबी घाट, पशुओं के शव। बिंदु नगर पालिका क्षेत्र का सीवर, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जल आदि। स्रोत घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्टों का जल स्रोत से मिलना, रेडियो सक्रिय तत्वों का जलीय तंत्र तक पहुंचना, तेल आदि प्लाव। जल की गुणवत्ता का निर्धारण डिजॉल्व ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जलीय जीवों के शोषण के लिए आवश्यक होती है, जैसे DO कहलाती है। यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिली पर लीटर से कम हो जाती है उसे अत्यधिक प्रदूषक कहते हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों की जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, BOD कहलाती है। BOD प्रोपोर्शनल है 1/DO के। CO2 केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन के लिए आवश्यक होती है। प्रभाव हैजा, पीलिया आदि पशुओं तथा जीवों का नकारात्मक प्रभाव। ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता नवजात शिशुओं में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मीथोग्लोबिन बनाता है जिससे शिशु की मृत्यु हो जाती है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। फ्लोरोसिस, यह फ्लोरिडा की अधिकता के कारण होता है। इस रोग में दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारियां, ब्लैक फुट, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। नोट, भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में भूमिगत जल में आर्सेनिक से अधिक प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित है पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़े से होता है और गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा कानपुर और प्रयागराज में मध्य पाई जाती है। कानपुर से गंगा नदी भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ BOD अधिक होता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले जैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। उपाय, नियंत्रण एवं रोकथाम बोर्ड 1976 में बनाया गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में और BOD में सुधार करके पेयजल को शुद्ध बनाने के लिए क्लोरीन का प्रयोग। यह भारत में किस महानगर में वार्षिक प्रतिवर्ती ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? दिल्ली। कैडमियम की अधिकता से रोग होता है इटाई। पारिक की अधिकता से मिनीमाता। अब ध्वनि प्रदूषण, कंपन उत्पन्न करने वाली प्रत्येक
वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। कंपन उत्पन्न करने वाली प्रत्येक वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो कानों की अप्रिय लगने लगती है। इस उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक बादलों का गर्जना, तेज हवाएं, ऊंचे स्थान से गिरता जल, आंधी तूफान, ज्वालामुखी का फटना, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं ध्वनि प्रदूषण के। अब आते हैं कृत्रिम प्रदूषण। वायुयानों से होने वाला शोर, मोटर वाहनों से उत्पन्न होने वाला शोर, रेलगाड़ियों तथा उनकी सीटियों से होने वाला शोर, टेलीफोन की घंटी आदि से उत्पन्न होने वाला शोर। ध्वनि का मापन, में सामान्यतः डेसिबल से नापा जाता है। डेसिबल को डीबी कहते हैं। ध्वनि दाब की अन्य मापन इकाई वेटेड साउंड प्रेशर, है। ध्वनि की तीव्रता मापने की दो इकाइयां हैं, डीवी और डीवीए। में मूलभूत अंतर यह है कि डीवी ध्वनि तीव्रता की माप है, जबकि डीवीए ध्वनि दाब की माप है। डीवी ध्वनि तीव्रता और डीवीए ध्वनि दाब। ठीक है। ध्वनि स्तर, मनुष्य के कान कम से कम 0 तथा अधिक से अधिक 180 डीबी शोर की श्रृंखला का सामना करता है। 10 डीबी सामान्य मनुष्य द्वारा सांस लेने में उत्पन्न होती है। अब देखो, सामान्य बातचीत में 40-60 डेसिबल होता है, गुस्से से बात करने में 60-70, और लाउड स्पीकर से 70 से 80, ट्रक मोटर वाहन से 80-90, मिसाइल से 170 से 180 डीबी, रॉकेट से 160 से 170, और जेट से 130 से 140। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है, श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य। जो श्रव्य तरंगे हैं 20 मतलब 20,000, और अपश्रव्य 20,000 से कम मतलब 20 से कम, और पराश्रव्य 20,000 से ज़्यादा। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज, इन्हें ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। इन्हें मानव कान सुन सकते हैं 20 से 20,000, और अपश्रव्य 20 से भी कम, और पराश्रव्य 20,000 से ज़्यादा। ठीक है। अपश्रव्य तरंगे, ये तरंगे भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती हैं। हृदय की धड़कन भी अपश्रव्य है, इन्हें चींटियां द्वारा सुना जाता है। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 से ऊपर, इन्हें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। नोट, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ना कि तुम कोई और लगाओ। ध्वनि प्रदूषण के उपाय, पौधे लगाओ, ऑटोमोबाइल का उचित रखरखाव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक प्रयोग, और जागरूकता एवं शिक्षा। हरे पेड़ पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, क्योंकि इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले है ये ग्रीन मफलर कहलाते हैं। जो ग्रीन मफलर होता है, ऐसा इसे वाहन जाते हैं तो इसकी जो निकलती जो ध्वनि है ना, वो ये पौधे अवशोषित कर लेते हैं ध्वनि को। न्यूक्लियर परावर्तनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, यूवी या यूवीसी? तो यूवी अल्ट्रावायलेट सी परावर्तनिक किरणों में सबसे ज़्यादा हानिकारक है। सूर्य से आने वाली परावर्तनिक किरणें हानिकारक होती हैं। इनमें 3 वर्गों में बांटा गया है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। सबसे अधिक हानिकारक अल्ट्रावायलेट सी होते हैं, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत कर लेती है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी किरणों को त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल के होने से होता है? 80 से 90 डेसिबल, इससे अधिक। रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में विघटन के कारण उनमें से जो विकिरण निकलती है या किसी परमाणु में विकिरण के रूप से बाहर आती है, इस प्रक्रिया को रेडियो धर्मिता व उस पदार्थ का रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों के विघटन के कारण उनमें से जो विकिरण निकलती है या इस प्रक्रिया को रेडियो धर्मिता, और इससे जो पदार्थ निकला है उसको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। रेडियो एक्टिव प्रक्रिया अल्फा, बीटा और गामा किरणों का महत्वपूर्ण योगदान है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की रेडियो एक्टिविटीता की खोज 1886 में बैक्यूलेल ने की थी। रेडियो एक्टिव की खोज सर्वप्रथम 1886 जैसे यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थों के इधर उधर फेंकने या ऐसे पदार्थों द्वारा निर्मित हथियारों के परीक्षण के द्वारा रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के खनन के बाद के दौरान विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जो मानव जीवन के पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण 3 प्रकार हैं। सबसे निचली परत पर अल्फा प्रकार का प्रदूषण होता है, जिससे त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा बीटा प्रकार का प्रदूषण होता है, जो त्वचा के अंदर घुस जाता है। सबसे खतरनाक होता है गामा, जिससे आसानी से रोका नहीं जाता। इसके दबाने के लिए कंकरीट की आवश्यकता होती है। ऐसे पदार्थ जानवरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे खतरनाक बीमारी होती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रदूषण के प्रकार, न्यूक्लियर बनाने वाले केंद्र व कारखानों से न्यूक्लियर हथियारों कारण और यूरेनियम की खुदाई से। विकिरण रेडिएशन, विकिरण
को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, आयनित और अनायनित। यह जिन माध्यमों से गुजरती है उसके परमाणु व अणुओं के आयनों में बदल देती है, अल्फा बीटा एवं न्यूट्रॉन, अल्फा बीटा गामा एवं न्यूट्रॉन। अनायनित, यह जिस माध्यम से गुजरती है उसके परमाणु एवं अणुओं को उत्तेजित कर कंपन की गति को बढ़ा देती है, किंतु इनकी दृढ़ नहीं होती, इन्हें आयनों में बदल देता है। माइक्रोवेव, इसमें खाना पकाते समय जल के अणु कंपन को तेज कर देते हैं, जिससे पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग, परमाणु बम परीक्षण पर रोक लगानी चाहिए। परमाणु बम परीक्षण पर रोक लगानी चाहिए। नाभिकीय तत्वों के परिवहन पर सावधानी पूर्वक बरतनी चाहिए। मानव उपयोग वाले यंत्रों को रेडियोधर्मिता से मुक्त करना चाहिए। रेडियोधर्मिता मापने की इकाई रोटेंजन है। रेडियोधर्मिता की मापने की इकाई रोटेंजन है। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी पदार्थ केरल में पाया जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण स्वयं प्रदूषण एवं प्रदूषक का कार्य करता है। नाभिकीय बमों के वायुमंडलीय विस्फोट के दौरान जो रेडियोधर्मी पदार्थ के चोट धरती पर गिरते हैं उन्हें नाभिकीय पतन कहते हैं। एक्स किरणों की खोज रोजन ने की थी। एक्स किरणों की खोज रोजन ने की थी। अब आते हैं ईंधन। वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। कैलोरी मान, 1 ग्राम ईंधन के जलने से उत्पन्न कैलोरी की कैलोरी मान कहते हैं। से उत्पन्न ऊष्मा 1 ग्राम ईंधन के जलने से उत्पन्न ऊष्मा कैलोरी मान। 12 ग्राम कार्बन के पूर्ण दहन करने पर 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका कैलोरी मान बताइए। तो 94/12 = 7.8 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक है कि ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध हो तथा उसका कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। इसकी 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस में लकड़ी कोयला, द्रव में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और गैस में भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, पेट्रोल गैस, तेल गैस, एलपीजी आदि। ठीक है। भाप छोड़ो ये सब, इतना कोल गैस ये हाइड्रोजन तथा हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर ये नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। पेट्रोल गैस, पेट्रोल की वाष्प C11 के संतप्त हाइड्रोकार्बन और वायु के मिश्रण को पेट्रोल गैस कहते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कुओं से प्राप्त प्राकृतिक गैसों से प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग करके अधिक दाब पर द्रवित कर मिश्रण को सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिसे एलपीजी कहते हैं। नोट है, एलपीजी में अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन और ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन जैसी गैसें द्रवित की जाती हैं। बायोगैस या गोबर गैस, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन पदार्थों में जैविक अपघटन से प्राप्त गैसें बायोगैस कहलाती हैं। इसमें मुख्यतः मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और N2 आदि गैस हैं। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः CH4 80-90% और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन, ब्यूटेन 10 से 20% का मिश्रण होता है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और हरा 3 रंगों से बना होता है। ध्वज के मध्य में एक चक्र नीले रंग का होता है और इस एक कंटिन्यूअस मोमेंट ऑफ लाइफ का प्रतीक। केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद शांति एवं सच का प्रतीक है, हरा धरती की हरियाली का प्रतीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा में के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज खादी का बना होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को 9 आकारों में बनाया जा सकता है। इसका न्यूनतम आकार 150 mm से 100 mm तक होता है और अधिकतम आकार 6300 mm से 4200 mm तक हो सकता है। KVIC खादी ग्रामोद्योग संयुक्त राष्ट्र संघ, खादी ग्रामो अभी तक सिर्फ एक ही संस्था का राष्ट्रीय ध्वज बनाने की मान्यता दी है। संस्था है कर्नाटक के खादी ग्रामोद्योग संघ की। ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के नियमों को बताया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति है। इसे अशोक की लाट भी कहा जाता है। इसमें 4 शेर हैं, ब्लैक बैक टू बैक बैठे हुए हैं। इसके लेफ्ट में एक घोड़ा, बीच में एक चक्र और राइट हैंड में एक सांड होता है। भारत का राज्य चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस पर सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है।
राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में और तत्सम बंगाली में 1911 में लिखा गया था। भारत में राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा हिंदी में अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दो देश के लिए राष्ट्रीय गानों की रचना की, जनगण मन भारत और अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश। एशिया तथा भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान की गायन अवधि 52 सेकंड है। कभी कभी राष्ट्रीय गान की संक्षिप्त रूप में इसकी प्रथम अंतिम पंक्तियां 20 सेकंड में गाई जाती हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 26 जनवरी 1912 में भारत विधाता नामक शीर्षक में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। इंपॉर्टेंट है बात, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था और 1911 में गाया गया था। उसके बाद तत्वबोधिनी 1912 में छपा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है। यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारतीय वन्य प्राणी 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में बाघ पाए जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसे शांति का प्रतीक कहा जाता है। राष्ट्रीय फल आम। भारत में विभिन्न आकार, प्रकार और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय विरासत पशु गजानन हाथी है, जो 2010 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, 2009 में घोषित की गई थी। राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई भी घोषित राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी और 2 के अंतर्गत इंग्लिश है। देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा है। राजभाषा देश के सरकारी काम काजों के करने के लिए सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा कहते हैं। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। केंद्रीय शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली। केंद्रीय शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ? कलकत्ता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून। तो वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है और वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। खनन पर्यावरण केंद्र है धनबाद। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है चेन्नई में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु और पर्यावरण प्रबंधन एवं नीति संस्थान बेंगलुरु। सलीम अली पक्षी एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर और सलीम अली को ही पक्षी राजन भी कहते हैं। हरित क्रांति तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में है। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटिव है। सुनहरी फल से रिलेटिव। रजत अंडा और गुलाबी झींगा मछली। नीली है मत्स्य कृष्णा है बायोडीजल। बादामी है मसाला। पीली है तिलहन। अमृत है नदी जोड़ो परियोजना। भूरी है उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में और लाल है टमाटर और मांस उत्पादन में। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस या स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर जो अभी मनाया गया था। 15 जनवरी का थल सेना दिवस और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इंडियन आर्मी डे है 15 जनवरी जो आज है और 15 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। अब आते हैं फरवरी माह में। 2 फरवरी को भूमि आर्द्रता दिवस या नम भूमि मनाई जाती है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। मार्च में देखते हैं कि 3 मार्च को है विश्व वन्यजीव दिवस। 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विकलांग दिवस। 15 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 है विश्व वानिकी दिवस और 22 को विश्व जल दिवस 22 मार्च और 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु शहीद दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। अप्रैल में है 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
और 14 जयंती, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। मई को है 1 मई को श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 15 मई को है विश्व पर्यावरण परिवार दिवस और 21 मई को है आतंकवादी विरोधी दिवस। 31 मई को है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस और 22 मई को है जैव विविधता दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जुलाई को है चिकित्सा दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 26 जुलाई को है कारगिल दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त को है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के दिवस पर। सितंबर में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिवस पर। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 24 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 26 सितंबर ओजोन दिवस और 21 को है विश्व शांति दिवस। अक्टूबर माह में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 29 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और 16 दिन बाद भारत ऐड हो गया था, ज्वाइन कर ली थी। नवंबर माह है 14 नवंबर को बाल दिवस और 24 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। अक्टूबर ये नहीं होगा, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर को विधि दिवस या संविधान दिवस द्वारा 26 बाद में देखेंगे इस वाले कि 26 नवंबर विधि दिवस संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को मनाया गया था। भारत लॉ डे है 26 नवंबर, भारतीय संविधान के अंगीकृत किया गया था। एक दिसंबर को एड्स दिवस। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 14 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। सुशासन दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, यानी कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, उसी टाइम सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब भारत की प्रमुख फसलें और उनके प्रमुख उत्पादक राज्यों के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश गेहूँ, जौ, गन्ना, आम आदि। सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल है गेहूँ, उसके बाद जौ, गन्ना और आम। केरल में रबड़, काली मिर्च, काजू, अदरक, नारियल काफ़ी फेमस है। इलायची है, काली मिर्च, काजू। महाराष्ट्र में मोटे अनाज और ज्वार, कपास काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र में, मोटे अनाज भी फेमस है। पश्चिम बंगाल में चावल और जूट का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। गुजरात में बाजरा, मूंगफली। कर्नाटक में कॉफ़ी, मक्का और रेशम। कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा रेशम पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इन सब ज़्यादा अच्छा है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू, हल्दी। असम की चाय बहुत फेमस है। हिमाचल प्रदेश में सेब, राजस्थान में सरसों, जम्मू कश्मीर में केसर, उत्तराखंड में अंगूर और तमिलनाडु में केला। विषैली धातुएं एवं उनसे प्रभावित अंग। श्वसन तंत्र होता है कैडमियम और आर्सेनिक के कारण से। दांत में फ्लोरिडा के कारण दांत प्रभावित होता है। फेफड़ों में SO2, NH3/O3, NO2 और H2SO4 धूलकण और इससे फेफड़े रोग होता है। फेफड़े में दिक्कत आती है। बड़ी आंत, शीशा, कैडमियम और आर्सेनिक। हड्डियों को प्रभावित करता है कैल्शियम और फ्लूओराइड। मस्तिष्क में O2 PVHG, CO2 PVHG। थायराइड ग्रंथि, कोबाल्ट और आयोडीन कमी से थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम आती है। हृदय में CO2 और SO2। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्कापिंड व अन्य समस्त आकाशीय पिंडों के परिवार को सौर परिवार कहा जाता है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, यह भी एक तारा है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति संबंधित नियम में केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति संबंधी जो नियम है वो केपलर की संख्या 9 थी, वर्तमान में 8 हैं और 24 अगस्त 2006 को नौवां ग्रह जो एम प्लेटो को हटाकर बोना ग्रह उसको घोषित कर दिया गया था। और सन
BS देखो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। देखो बुध शुक्र पृथ्वी देखो, ठीक है, ये एक बार में आया बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद देखो लास्ट के शनि अरुण वरुण। शनि अरुण वरुण ये बात बोलने में आ जाते हैं, बस इतना याद रख लो कि मंगल और पृथ्वी, मंगल और पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में मंगल ग्रह आ जाता है, ठीक है। सूर्य के ग्रहों का बढ़ता क्रम, बीएसपी की एमबी साव, बीएसपी की एमबी साव खाती हैं, बीएसपी की एमबी साव खाती हैं। ग्रहों के उपनाम, पृथ्वी या पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है क्योंकि इसमें जल की उपस्थिति ज़्यादा होती है। जुपिटर को पीला ग्रह बोला जाता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसको पीला ग्रह बोला जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन बोली जाती है क्योंकि यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है शुक्र। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है। शनि या सैटर्न को काला ग्रह बोला जाता है क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति के कारण होती है। अरुण, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है क्योंकि मीथेन की उपस्थिति के कारण होता है अरुण। नेपच्यून हरा ग्रह है, CH4 यानी मीथेन की अधिकता होती है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे समीप भी। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह वरुण है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला एवं भौर का तारा शुक्र है, जिसको साइन का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी। सर्वाधिक उपग्रह वाला बृहस्पति है और पृथ्वी की का पुत्र चंद्रमा है, और पृथ्वी की रात की रानी चंद्रमा है। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। अब देखो बुध के बारे में देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के निकटतम ग्रह, उपग्रह विहीन है, चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। पृथ्वी में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा है केवल। इसको नीला ग्रह बोला जाता है। ये अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री साउथ की ओर झुकी है, यानी उत्तर दक्षिण की तरफ झुकी है। पृथ्वी 365 दिन में 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा लगाती है। पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में लगा समय 100 वर्ष कहलाता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपनी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकट होती है, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत 4 जुलाई को अधिक से अधिक दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को अधिक दूर होती है पृथ्वी और सूर्य, और 3 जनवरी को अधिक पास होते हैं पृथ्वी और सूर्य। मंगल, इसे युद्ध का देवता भी कहते हैं। वाह, युद्ध का देवता मंगल को। यह लाल ग्रह है क्योंकि आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, तो परिवर्तन भी होते हैं। इसके 2 ग्रह हैं, डीमोस फोबोस। ये दो राक्षस मान लो कि फोबोस डीमोस मंगल के हैं राक्षस। शुक्र, यह सबसे चमकीला गर्म ग्रह है और यह उपग्रह विहीन होता है बुध की तरह। यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है। इस ग्रह पर सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी देवताओं के साथ करते हैं। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 95% होती है तथा कुछ मात्रा में N2 तथा जलवाष्प तथा अन्य तत्व होते हैं। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 67 है। पीला ग्रह है, यह सूर्य से दूरी 5वां ग्रह है। यह अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसके वायुमंडल में कार्बन मतलब मैथेन और NH3 तथा हाइड्रोजन मुख्य रूप से मौजूद रहते हैं। शनि, यह काले रंग का क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण। इसके उपग्रह टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसी लेटा हुआ ग्रह अरुण के बारे में, लेटा हुआ ग्रह, इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। इसमें शनि की तरह चारों ओर वलय होते हैं जिनकी संख्या 9 है। यह आकार में सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है और क्रम में 7वां, ठीक है। अब देखते हैं ग्रहों की संख्या। ग्रह 13, 2 मंगल बुध और 0 शुक्र, 0 बुध, 0 शुक्र 0। 5 ग्रहों की नग्न आंखों से देखा जा सकता है। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, मंगलवार बुधवार शुक्रवार, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी कि जो कहते हैं ना मंडे ट्यूसडे से सैटरडे को आंखों से देख लो। आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों का बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र और मंगल, उसके बाद बुध। ब्रह्मांड के घटक, आकाशगंगा, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर तंत्र जिस आकाशगंगा में स्थित होता है उसे मंदाकिनी कहते हैं। तारे,
प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। उल्का पिंड को सामान्य रूप से टूटा हुआ तारा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, मंगल व बृहस्पति की कक्षा में स्थित ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल व बृहस्पति की कक्षा में स्थित ग्रहों को उत्तर दिशा में चमकता है। इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री पर कोण बनाती हैं। तारामंडल तारों का समूह होता है जिससे तारामंडल आधुनिक समय में 88 तारामंडल की खोज की गई है। सूर्य सौर मंडल की मुखिया है। इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य गैसों की प्रबलता होती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। SMA सन मून अर्थ सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सैम और सैम समा। देखो सैम हो तो चंद्र ग्रहण रेखा के लंबवत पड़ता है और 21 मार्च को और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन 21 जून को तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण गोलार्ध में जस्ट अपोजिट होता है। अब जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसके 3 स्तर हैं: आनुवंशिक जैव स्तर, प्रजाति जैव स्तर, पारिस्थितिकी जैव स्तर। आनुवंशिक जैव स्तर, एक ही जात के जीवों के मध्य विविधता को आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। प्रजाति जैव विविधता, जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता को प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी जैव विविधता, दो समुदायों के जीव जंतु और वनस्पतियों के मध्य विविधता को पारिस्थितिकी जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के लिए शर्त अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है कम, देखो जो भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे, इसमें जैव विविधता कम है, यहाँ पर भी कम है। ठीक है। उष्ण स्थल यानी हॉटस्पॉट, जैव विविधता वाले विशेष केंद्रों को हॉटस्पॉट कहते हैं। जैव विविधता वाले विशेष केंद्रों को हॉटस्पॉट कहते हैं। भारत के हॉटस्पॉट अधिक, देखो पूर्वी हिमालय, ठीक है, पश्चिमी घाट सब सर्वाधिक जैव विविधता वाले केंद्र हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और तापमान लक्षद्वीप पर जैव विविधता के केंद्र हैं। केरल में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। हमने बताया था ना कि पानी पृथ्वी पर जीव जंतुओं को मापने की विधियाँ, इसकी 3 विधियाँ हैं। अल्फा विधि, किसी एक समुदाय या परितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या अल्फा विविधता कहलाती है। बीटा विविधता, आवासों एवं समुदायों के एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापन होने की दर बीटा कहलाती है, बीटा विविधता कहलाती है। क्षेत्र में प्रजातियों की अधिकता बीटा मतलब गामा अधिकता कहलाती है, विविधता कहलाती है। अर्थात गामा अल्फा और बीटा विविधताओं के अवयवों का गुणनफल है। जैव विविधता की प्रवणता का अर्थ यह है में अंतर। नोट, विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजातिगत विविधता कीट में पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजातिगत विविधता कीट में पाई जाती है और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन या विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। जैव विविधता के लिए संरक्षण, प्राकृतिक आवासों को नष्ट होना, ग्लोबल वार्मिंग की घटना, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और नगरीकरण आदि। नोट है, शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है, यानी कि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। जैव विविधता संरक्षण, स्वस्थानीय इनसाइट और एक्साइट, मतलब स्वस्थानीय बाह्यस्थानीय, 2 पद्धतियाँ हैं। स्वस्थानीय इनसाइट कंजर्वेशन, पेड़ पौधे जीव जंतु तथा उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण कर दिया जाए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, अगार, पवित्र उपवन एवं झीलें। एक्सी2 कंजर्वेशन, इसके अंदर जीव जंतु एवं वनस्पतियों को कुछ विशेष स्थानों में संरक्षित कर दिया जाए, जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जैव बैंक, बीज बैंक आदि। भारत के कुल 18 संरक्षित जैव मंडल हैं। ठीक है। नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल में 1986 में स्थापित किया गया था। नंदा देवी उत्तराखंड में 1918। और गोविंद पशु विहार गिरी है गुजरात में, ग्रेट
ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय तमिलनाडु, कान्हा मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम, केवलादेव राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, दुधवा यूपी। राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य केरल में। थट्टेकाड मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्ययन अध्यापन हेतु विधि है प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि बताइए प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। नोटबंदी पर्यावरण सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व का 10वां देश है और एशिया का 4वां। विश्व के कुल हॉटस्पॉट संख्या 35 है, जो कि पृथ्वी के 2.3% क्षेत्र पर पाया जाता है। यहाँ इन 35 हॉटस्पॉट में विश्व की कुल 60% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। विश्व के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से 4 हॉटस्पॉट भारत में है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, इंडो और सुंडालैंड। जीव जंतुओं से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट शेर 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट गेंडा एवं हेमतेंदु 1987, प्रोजेक्ट हाथी 1992, प्रोजेक्ट लाल पांडा 1996। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत के राष्ट्रीय पशु के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण उन वन व जलवायु परिवर्तन द्वारा संचालित परियोजना है। यहाँ उन राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है जहाँ बाघ संरक्षण रिजर्व है। भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए को प्रदान करता है। एक सिंग वाला गेंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा में वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1908 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी में हेली राष्ट्रीय उद्यान और अभी भी इसका नाम चेंज किया गया है। पंडित दीन 1956 में की गई थी। 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। दाचीगांव जम्मू कश्मीर श्रीनगर जिले में इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। सांद घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह स्थल जैव विविधता के प्रमुख स्थल हैं। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में चमोली जिले में अलकनंदा नदी घाटी पर स्थित है। इस अभ्यारण्य का नाम केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। यह कस्तूरी मृग विलुप्त प्रजाति को संरक्षण प्रदान करता है। दम्पा टाइगर रिजर्व भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। इसे 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। पेरियार केरल में है और कान्हा किसली मध्य प्रदेश में। यह हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजाति को संरक्षण प्रदान करता है। दलदली हिरण को बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है। काला हिरण भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। वन रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र 19.4% है। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र 24% है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ और नेचर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय संगठन है। IUCN विश्व के विभिन्न संगठनों की जानकारी इकट्ठा करता है, लाल सूची तैयार करता है, जिसे रेड डाटा लिस्ट कहते हैं। इस प्रजाति में उनकी संख्या में गिरावट, मतलब जो भी प्रजाति विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने की कगार पे हों, उनके नाम नोट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे विलुप्त वन से विलुप्त, संवेदनशील, संकट पन्ना, संकट मुक्त, आंकड़े पर्याप्त नहीं, अनाकलित, विलुप्त, जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित ना हो तथा विश्व में सभी आवासों में उनकी संख्या विलुप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डायनासोर, डोडो, ये विलुप्त प्रजातियां हैं। अति संकटग्रस्त, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो पूर्णतः या पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, परंतु ये वनों से विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसी प्रजातियां संकटग्रस्त कहलाती हैं। जब प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है तो उन्हें अति संकटग्रस्त कहते हैं। जैसे ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या 10 वर्षों में 90% कमी दर्ज हुई हो और वर्तमान में उनकी संख्या 250 से भी कम हो, और 3 वर्षों में 25% की कमी आ गई हो, सिर्फ 50 या उससे अधिक कम परिपक्व सदस्य शेष हो तो अति संकटग्रस्त रखा जाएगा। जैसे भारतीय चीता और गिद्ध।
संकटग्रस्त भारत की प्रजातियां लाल पांडा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, चीन नेपाल। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर पश्चिमी घाट केरल और नीलगिरी केरल तमिलनाडु। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। संगाई थामिन, यह मणिपुर और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। और मणिपुर संगाई केवल लामजो राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मणिपुर संगाई केवल नामजो राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह मणिपुर का राजकीय पशु है। हेम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु है। यह पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। हेम तेंदुआ को पहाड़ों का भूत। गंगा डॉल्फिन, भारत सरकार ने इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। समुद्री गाय कच्ची खाड़ी में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।